Hello students, today we are starting the chapter about agriculture. Earlier we have two chapters. One was based on industries, second was based on foreign trade. I guess you have gone through the concept thoroughly. So without wasting your time, starting the chapter agriculture. Very first is importance of agriculture, and first point coming out is contribution to GDP. Now data suggests that 1950-51 में टोटल जीडीपी में 51% एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था, जो 2018-19 में आते आते 14.4% हो गया है. नो डाउट 51% से 14.4% की तरफ अगर हम जाएं तो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर गोज़ डाउन. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस कम हुआ है. इसका मतलब ये है कि इस पीरियड के दौरान में, यानी कि लास्ट 70 ऑड ईयर्स में, हमने अच्छे खासे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को ग्रोथ में ला दिया है. इसका मतलब मैं कहूँ अगर नॉर्मल सेक्टर में, तो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है इंडस्ट्री सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का मतलब होता है सर्विसेज सेक्टर. तो वो दोनों सेक्टर डेवलप हो जाने की वजह से परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी एग्रीकल्चर की तरफ से थोड़ा कम हुआ है. बट इट डज़ नॉट मीन्स कि दिस हैज़ गॉन वे आउट ऑफ द इम्पोर्टेंस. नाउ नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ वेजेस गुड्स. वेजेस गुड्स को आप कॉमनली कह सकते हैं कंजम्पशन गुड्स. तो आज की तारीख में वेजेस गुड्स या कंजम्पशन गुड्स में हम वीट, राइस, पल्सेस, फूड ग्रेन या कॉमनली किसी भी फूड आइटम का नाम ले सकते हैं. तो उनकी सबकी सप्लाई के लिए हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं. द वेरी नेक्स्ट पॉइंट कम्स आउट एज एग्रीकल्चर is common source of employment. Now this is one of the most important thing into this chapter. You have heard that India is still called as agricultural economy. इसके पीछे रीज़न ये कहा जा है कि आज भी इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन का अराउंड 50% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन का अराउंड 50% आज भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे बेस करता है, डिपेंड करता है. इसी वजह से इंडिया को एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहा जाता है. एंड दैट्स वाई एग्रीकल्चर बिकम्स ए कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट आउटकमिंग एज source of raw material. You know, primary sector is called as agriculture, secondary sector is called as industries. Now we all know industries को चाहिए raw material, और वो raw material हमें agriculture ही provide कराती है. इसीलिए कहा जाता है कि secondary sector depends on primary sector for the supply of all the raw material which I have underlined here. Next is demand for the industrial goods. Now here at the bottom I have written, or I made an important note, underlined it. इंडस्ट्रियल गुड्स को आप चाहें तो कैपिटल गुड्स के नाम से भी जान सकते हैं, जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. तो यहाँ पर हम कैपिटल गुड्स के तौर पे हम यूज़ करेंगे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और मैनी अदर इंडस्ट्रियल गुड्स, जो कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स का काम करते हैं. सो एग्रीकल्चर इन ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड को जनरेट करता है, और इन इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में या हमारी कंट्री में ग्रो करने का एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है. द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज़ कमिंग आउट एज कंट्रीब्यूशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड. अभी आपने डिस्कस किया था कि सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल हमारे प्राइमरी सेक्टर से ही मिलता है. इसके अलावा भी डायरेक्टली अगर हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की बात करें, यानी कि फूड ग्रेन की, पल्सेस की, सीरियल्स की बात करें, तो उनका डायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इस तरीके से ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड का एक मेजर कंट्रीब्यूशन बनता है. सो अगर इफ़ वी कैन हैव सम डेटा हियर, इन 2018 एंड 19 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का टोटल एक्सपोर्ट्स में 11.76% रहता है. यानी टोटल एक्सपोर्ट्स में अराउंड 11 या 12% हमने एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के थ्रू अर्न किया है. नेक्स्ट इज सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज. नाउ हियर one line I have written, agriculture help transport industries and transport industries help agriculture, as in vice versa. You remember time gap, place gap. तो प्लेस गैप को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं. अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो भी बन चुके हैं या तैयार हो चुके हैं, क्रॉप्स ग्रो हो चुकी हैं, उनको रेलवेज़ और रोडवेज़ के थ्रू मार्केट तक पहुंचाया जाता है. सो दिस वे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हेल्प टू द एग्रीकल्चर, एंड इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑल्सो. The last important is coming out as wealth of the nation. So if we talk about the capital goods,
of agriculture and also the fixed assets involved in the agriculture like land. I have given it data here. In the terms of fixed assets, land still hold the highest rank in India, and we know lots of tools, equipments, river dam projects and irrigation projects are working on in agriculture. So they all are ultimately becoming an asset or wealth of the nation. So here we end with the features of the Indian agriculture, importance of the Indian agriculture. Now we will head towards some features or common characteristics, qualities of Indian agriculture. Very first feature of Indian agriculture is coming out as low productivity. Now for that we have a table into your book, that is table number 1. Please refer to that table while having this point. So in that point you will see a comparison between production and productivity of India as well as other countries is given. तो आप पाएंगे कि इंडिया की टोटल प्रोडक्टिविटी, दैट इज आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, वो अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में आपको कम देखने को मिलेगी. यानी हम अगर थोड़ा प्रोडक्टिविटी वाइज बात करें तो हम इस रेस में थोड़ा पीछे हैं अदर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग. और ये लो प्रोडक्टिविटी हमारी एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस का एक जीता जागता एविडेंस कह सकता हूँ जिसको मैं, या एक कॉमन फैक्टर बनता है. सो इफ़ एनीवन आस्क यू व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यू कैन से लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वन ऑफ द कॉमन पॉइंट हियर. नेक्स्ट इज डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. अब डिस्गाइज या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है व्हेन नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन ए जॉब इज़ मच हायर देन व्हाट इज़ नीडेड. किसी जॉब में जितने पर्सन्स रिक्वायर होते हैं, अगर उससे उस जॉब में उससे ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व करा रखे हैं तो वहाँ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. जैसे मान लीजिए कि आपके सपोज़ अपने स्कूल की बात करें तो इकोनॉमिक्स के दोनों सब्जेक्ट के लिए आई एम द कॉमन टीचर बीइंग अपॉइंटेड. अब मेरे अलावा भी अगर एक और टीचर को एम्प्लॉयड करा दें तो हो सकता है कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का केस वहाँ पर हो जाए. तो जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी जॉब में पर्सन्स को इन्वॉल्व करा दिया जाता है तो उसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का केस कहते हैं. और इंडिया में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कि विलेजेस में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे कॉमन फीचर यही है, क्योंकि आज भी गाँवों में पूरा परिवार एक साथ खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है, तो वहाँ पर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का केस बनता है. Next, one of the most important feature and also the problem of Indian agriculture come as dependence of rainfall on rainfall. इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया जाता है. इंडियन एग्रीकल्चर को कहा जाता है गैम्बल ऑफ मानसून, जिसे हिंदी में कहते हैं मानसून का जुआ. यानी अगर हमारे यहाँ रेनफॉल अच्छा हुआ तो हमारे यहाँ फसल भी अच्छी हो जाएगी, और अगर रेनफॉल कम हुआ या बैटर नहीं हुआ है, रेगुलर नहीं हुआ है, तो हमारे यहाँ फसल बर्बाद हो जाएगी. इसकी वजह से इंडिया एग्रीकल्चर को गैम्बल ऑफ मानसून कहा जाता है. और इसके पीछे एक मेजर रीज़न है कि आज भी इंडिया में परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन जो हैं, यानी कि रेगुलर इरिगेशन फैसिलिटीज़ के जो सोर्सेज हैं, वो अभी भी पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं हैं. नेक्स्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ये वर्ड आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसमें आपको बताया था कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि फार्मर अपने और अपने परिवार की फूड नीड्स को कंप्लीट करने के लिए या उसके पर्पस से एग्रीकल्चर करता है. वो उसे एक बिजनेस एक्टिविटी या प्रॉफिट वेंचर की तरह नहीं देखता है. ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. तो इंडियन एग्रीकल्चर में आज भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज़ ऑन सब्सिस्टेंस बेसिस. तो इस वजह से हम एग्रीकल्चर से जो बेनिफिट्स उठा सकते हैं रेगुलर इनकम और प्रॉफिट वाइज, वो अभी भी हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. One of the most important features of Indian agriculture is still Indian agriculture is not having modern equipments. इसके पीछे एक मेजर रीजंस हैं कि हमारे यहाँ आज भी पॉवर्टी और लैक ऑफ फाइनेंस या कैपिटल है, जिसकी वजह से फार्मर्स मॉडर्न इनपुट्स या मशीनरीज, टूल्स, फर्टिलाइज़र्स ये सब यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और अल्टीमेटली इसकी वजह से हमारा आउटपुट लो रहता है. कोई आपसे पूछे कि हमारे यहाँ मॉडर्न इनपुट्स क्यों यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो उसका आपको रीज़न देना है, एक तो पॉवर्टी और एक हमारे यहाँ लैक ऑफ फाइनेंस यानी लैक ऑफ कैपिटल है. नेक्स्ट इज स्मॉल होल्डिंग्स. आज भी गाँवों में अगर हम बात करें तो पूरा परिवार एक साथ खेती करता है. एंड गाँवों में एक रिवाज है कि जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ता है या परिवार के मुखिया की डेथ होती है,
तो आगे जाके परिवार की प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, डिवाइडेशन होता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जैसे जैसे परिवार बड़े होते जाते तो फार्म का अल्टीमेटली डिवाइडेशन होने की वजह से हर पर्सन या हर जनरेशन के पास जो फील्ड हैंड ओवर होता है वो बहुत कम रहता है, यानी कि उनकी साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग का हम लैंड भी बोल सकते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। और ऐसी छोटी जगहों पर खेती करने में अगर आप मशीन्स वगैरह का यूज़ करेंगे तो एक तो वो बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगी और उसकी वजह से आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। इन्हीं कुछ वजहों से यहाँ पर आपको सबसिस्टेंस फार्मिंग देखने को मिलेगी। नीचे मैंने यहाँ पर आपको कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स इन इंडिया दिया है, जिसे आप थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ जज हो जाएगा। स्टिल इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर तो दे आर ऑलवेज वेलकम। प्लीज़ हैव ए स्मॉल लुक ऑन टू दिस। You can easily get the meaning what it is written here, what is the categories of farmers and how we can categorize them. Next, one of the most important features and problems around India is landlord and tenant conflict. Landlord का मतलब है owner of the soil एंड टेनेंट का मतलब है टाइलर। टाइलर उस पर्सन को कहते हैं जो एक्चुअली में खेत पे हल चलाता है या खेती करता है। तो हमारे यहाँ आज भी ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बट टेनेंट्स या टाइलर्स हु आर लैंडलेस लेबरर्स। हमारे यहाँ सारे पर्सन्स के पास या सारे किसानों के पास अपनी ज़मीनें नहीं है, तो उन्हें दूसरे पर्सन्स की ज़मीनों पर या दूसरे पर्सन्स के लैंड पे वर्क करना पड़ता है। तो वो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं या ओनर्स होते हैं वो उनको मिनिमम वेजेस देते हैं और उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, जैसा कि हमने ज़मींदारी सिस्टम में भी पढ़ा था। या ज़मींदारी सिस्टम इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड बट स्टिल लैंडलॉर्ड्स आर मेकिंग सो मच एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन लैंडलेस फार्मर्स। नेक्स्ट इज़ प्रिमिटिव या बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ फार्म्स बहुत स्मॉल साइज़ के हैं एंड दूसरा मैंने एक आपको रीज़न दिया था कि हमारे यहाँ आज भी कैपिटल की या मनी की एक बहुत बड़ी शॉर्टेज है फार्मर्स के लिए। हमारे सारे फार्मर्स अमीर नहीं हैं, रिच नहीं हैं, तो स्मॉल फार्मिंग रीजंस एंड ऑल्सो द लैक ऑफ कैपिटल, इस वजह से उनको ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ता है। ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ में अगर मैं बात करूँ, जैसे आज भी बहुत सारे फार्मर्स के पास ट्रैक्टर्स नहीं है तो वो पुराने हल और बैलों से हलों को चलाते हैं। आज भी वो अपने हाथों से छोटे और बड़े से बड़े काम करते हैं और इस वजह से उनकी स्पीड और एफिशिएंसी लो रहती है और अल्टीमेटली आउटपुट बहुत लो रहता है। अब इन कॉमन जितने भी मैंने आपको यहाँ पर फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर दिए हैं, उन सब से एक बात आपको ध्यान रखने की है कि ये जितने भी फीचर्स हमने पढ़े हैं उनसे इंडिया के फीचर्स की वजह से अल्टीमेटली इंडियन एग्रीकल्चर एक बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ आपका नोटेशन या आपका अटेंशन ले जाता है। सो प्लीज़ पे अटेंशन, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ बैकवर्ड ड्यू टू ऑल दीज कॉमन फीचर्स विच वी हैव डिस्कस्ड हियर।